चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंडी अड्डा पर। और आज शाम हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गपशप ऑन चाय रुक जाना नहीं सेगमेंट के मिस्टर शुभम श्रीवास्तव। इनके इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये अपने आप में मिसाल हैं उस कहा जाए तो जुझारू पर्सनैलिटी का, जो कि अपने आप अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी हर्डल्स के आने के बावजूद भी फाइट अप करते रहे और अपने आप मंजिलों को हासिल करते चले गए। एट प्रेजेंट ये काम कर रहे हैं भोपाल में। बाकी की बातचीत, बाकी का इंट्रोडक्शन इनसे बातचीत के दौरान हम इनसे हासिल करेंगे। मिस्टर शुभम श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंडी अड्डा पर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड काफ़ी ज़्यादा बोल दिया आपने मेरे बारे में सो हाईली। ओके शुभम, रुक जाना नहीं सेगमेंट में आज आपके साथ बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है और अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को, दर्शकों को आपसे मिलाने का मौका मिल रहा है। इस दौरान सबसे पहले मैं शुरुआत आपके प्रेजेंट से करवाना चाहूंगा, क्योंकि लोग उन्हें उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो आज आप हैं। लेकिन आज जो आप हैं उसके पीछे आपके कई सालों की मेहनत, आपकी फैमिली का सपोर्ट, स्ट्रगल और बहुत से दिनों, बहुत सी रातों की नींदों का उड़ना भी शामिल होता है। तो एट प्रेजेंट बताइए शुभम, अभी आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? Currently sir, I'm in Bhopal and working in a digital marketing firm and I have joined this company in March 2020 just before the COVID outbreak. मैं बताना चाहूंगा शुभम श्रीवास्तव सिर्फ आपको एक यंगस्टर दिख रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। इन्होंने IIM संबलपुर से अपनी MBA की डिग्री ली है और एट प्रेजेंट ये भोपाल में एक फर्म के साथ काम कर रहे हैं। तो शुभम, जर्नी फ्रॉम सागर टू IIM संबलपुर कैसा रहा ये सफर? सर थोड़े से शब्दों में या कहें थोड़े से सेंटेंस में उसको बयां तो नहीं कर पाऊंगा। उसको स्टार्ट में करूंगा अपने इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग के टाइम से। तो व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग फ्रॉम BTIIT सागर, उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो टेक्निकल लाइन में जाऊँ या नॉन टेक में जाऊँ। तो टेक्निकल आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इन गेट, शायद 6 मार्क्स से रह गया था मैं, कट ऑफ रह गया था। तो मैंने कहा यार टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग नहीं हो नहीं पाएगा, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और प्लेसमेंट वैसे ही कुछ भरोसा नहीं यहाँ से मिले ना मिले, क्योंकि आगे घर का बड़ा लड़का होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है मेरे पे, क्योंकि मुझे पता था कि पापा को पेंशन नहीं मिलनी है। तो कुछ ऐसा करना है ताकि जो मुझे भी सपोर्ट करे, फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो हिसाब से मैंने सोचा कि लेट्स क्रैक कैट। वो एग्ज़ाम ऐसा है कि वो सारे एग्जाम्स का मास्टर है, जितने नॉन टेक हैं, SSC, बैंक, रेलवे, PO, सबकी तैयारी हो जाती है उसमें। तो आप सारे एग्जाम देते रहोगे। तो उस टाइम मुझे डर लग रहा था पापा से बोलने में कि मुझे भोपाल जाना है, कैसी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फ़ीस तो ठीक ठाक थी, स्कॉलरशिप के थ्रू फीस थोड़ी सी कम हो गई थी मेरे टाइम में। तो मैं जैसे जैसे बोला, मैंने मम्मी से बोला, क्योंकि मम्मी से मेरी काफ़ी पड़ती है। तो मम्मी ने बोला और फिर टू माई अटर सरप्राइज पापा ने हाँ बोल दी और मैं शॉक्ड। मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो फिर आया, भोपाल आया, तैयारी स्टार्ट करी। अब ये तो मुझे पता था कि कैट इज़ नॉट अ केक वॉक, इतना आसान नहीं होता निकालना। डेफिनेटली। और हर साल अराउंड 4 लाख पीपल अप्लाइड फॉर इट एंड 2 लाख पीपल अपीयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आउट ऑफ दैट ओनली 9 to 10,000 वर सेलेक्टेड। हाँ, और कैट और UPSC दो एग्जाम ऐसे होते हैं कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज कर देंगे, आप माथा पकड़ के बैठे रहोगे एग्जाम में बस। तो मेरे कज़न ने समझाया कि तू जो करने जा रहा है वो बहुत टफ है, और वो मुझे जानता है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बैंड लग जाएगी, फालतू टाइम मिस करोगे तुम। तो मैंने कहा नहीं, ट्राई करते हैं, इस बार तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पीछे मेहनत नहीं की तो आगे तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आप भाग नहीं सकते कभी भी, वो कहीं ना कहीं चेस कर लेगी आपको। आज नहीं तो कल मेहनत जॉब में कहीं ना कहीं करवाई लेगी वो आपसे। फिर मैं भोपाल आया, भोपाल में मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ईयर में 2015 में भोपाल आया था। 2015 में मैंने कैट का 2015 में अपीयर हुआ मैं। तो मैंने कहा एक बार एक्सपीरियंस तो लेके देखें पेपर होता कैसा है, क्या माहौल रहता है, क्या माइंड सेट रहता है। पेपर दिया जाके, ठीक लगा कि देखते हैं हो जाएगा, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। 2015 का दिया एंड उसके बाद रिजल्ट आया। तो रिजल्ट मुझे पता था कुछ खास नहीं आने वाला है, हुआ तो नहीं, हाँ, लेकिन 2 सेक्शन में से मेरा एक सेक्शन ही क्वालिफाइड होने से रह गया था। वो क्वालिफाइड हो जाता तो 2015 में क्लियर हो चुका होता। ओके, मतलब बिना तैयारी के भी आपने जब एग्जाम दिया तो हाँ, आप सिर्फ एक सेक्शन में क्वालिफाई ना हो पाने की वजह से रह गए, आपने सारे सेक्शंस क्वालिफाई करे। ये हाँ, भी कम अचीवमेंट नहीं होता है। 3 सेक्शंस रहते हैं उसमें। उस टाइम उन्होंने कैट ने पैटर्न चेंज कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो एजेंसी टेस्ट करा रही थी उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स निकल के आई थी। उन्होंने एजेंसी चेंज कर दी और टेस्ट पैटर्न चेंज कर दिया पूरा।
पहले ऐसा था कोई भी सेक्शन आप उठा के ले सकते हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। इस बार उन्हें सेक्शन ब्लॉक कर दिए। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश है, दूसरा DILR, तीसरा मैथ्स रहेगा, ठीक है। और सारे सेक्शन में 1-1 घंटे का टाइम मिलेगा। मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में, हैंडीकैप कैटेगरी में था, तो मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे थे, ओके। ठीक है। आप तो उस हैंडीकैप कैटेगरी में थे, ओके। हाँ, तो उस कैटेगरी सॉरी उस सेक्शन से आप दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते, आपको उस सेक्शन पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट जा सकते हो। वो हो गया। और दूसरा उन्होंने इस टाइम ये भी स्टार्ट किया कि उन्होंने DILR सेक्शन टफ कर दिया। अभी तक इतना टफ पेपर कभी नहीं आया था कैट की हिस्ट्री में, तो वो सेक्शन टफ कर दिया। और बाकी दो सेक्शन क्वांट और इंग्लिश जो था वो मॉडरेट लेवल कर दिया। और उसका जब पेपर देख के आया तो कई सारे लोग टाइम में मिलते हैं, वो BCom बैकग्राउंड के हैं, कोई अदर बैकग्राउंड से, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो बोलते हैं यार तू तो यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तेरी क्वांट तो स्ट्रांग होगी। मैंने कहा भाई मेरे साथ उल्टा है, मेरी क्वांट वीक है, इंग्लिश ठीक है मेरी। मतलब ये एक प्री अजम्पशन है लोगों का कि अगर बंदा हाँ इंजीनियरिंग करके आया है तो एग्जैक्टली। उसको मास्टर्स होने चाहिए, हाँ क्वांटिटेटिव में है ना, उसको आना बिल्कुल। चाहिए। तो ऐसा हुआ। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और हुई थी, जब मैं टाइम में मतलब थोड़ी इंक्वायरी करने गया था, तब मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है। हाँ, क्योंकि ओके। मैंने सुना था वोकेबलरी मतलब एकदम ऐसी आती कि आप आसमान आसमान के ऊपर जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा वर्ड क्या जा रहा है, मीनिंग ही नहीं पता है आपको। तो फिर वहाँ फैकल्टी, मुझे ऐसा लगा फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैव गॉट देयर। उन्होंने ओके। बताया कि इनको क्रैक कैसे करना है, आपको कैसे वोकेबलरी इनहेंस करनी है, फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस कैसे सॉल्व करने हैं, पहले जंबल कैसे सॉल्व करने हैं। तो उस टाइम में वोकेबलरी से मुझे प्यार हो गया। उन्होंने ओ, एक बुक पढ़ने बोली थी, मैंने 2.5 बुक पढ़ डाली और 2 बुक 3 बार रिवाइज कर ली। बहुत बढ़िया। उस तक पढ़ते रहा था, जैसे जैसे रोक दिया उसको। मेरे रूममेट बोलते रहे भैया आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कौन भी पढ़ लिया करो कभी। मतलब कहा जाए तो प्यार किसी से भी हो, चाहे किसी लड़की से हो, चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, सफलता जरूर दिला देता है वो इंसान हाँ, को। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते फिर जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, एक एक टाइम ऐसा हुआ था 2016 में शायद, फेब या मार्च का टाइम था। और मैं एकदम सुबह उठाऊँ, मैं सुबह का बैच लिया था मैंने जानबूझ के, सुबह सुबह उठ के जाएंगे माइंड फ्रेश में पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टरनेट क्लासेस होती थी हमारी, एक दिन छोड़ एक दिन। तो जैसे ही उठाऊँ मेरी लेफ्ट में अचानक दर्द हुआ, मैं से चलते नहीं बनना, बिल्कुल वजन नहीं रख पा रहा हूँ मैं। और उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्लास स्टार्ट होनी थी, वो नंबर सिस्टम। क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है कैट में कि उससे इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इतनी है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँ कम होता है। वो चैप्टर मिस नहीं करना चाहता था। और मैं जहाँ रहता था उसके सामने ही मेरी क्लास थी, तो ओके। 5,000 नहीं था। तो मेरे रूममेट ने मेरे को उठाया, मतलब मैंने उसके कंधे पर हाथ डाला, फिर मुझे छोड़ने गया वो उस टाइम। ओ, तब मैंने वो ओ, क्लास अटेंड की। हाँ ओ, मतलब काफी कहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम किया कि फिजिकल चैलेंजेस भी थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी लड़ रहे थे अपने सपने को पूरा करने के लिए। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कहने को ऐसे इससे ज्यादा स्ट्रगल्स कई लड़के करते हैं या कर रहे होते हो, आज भी कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरीज में शुभम जैसे लोगों से आप सबको रूबरी कराने का मतलब या मायने सिर्फ इतने नहीं है कि ये बताना कि इन्होंने क्या किया है, तो ये बताना या आपको शायद ये एहसास कराना है कि आप क्या कर सकते हैं, आम ही लोग खास बन सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लिए शुभम, कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोगों के लिए IIM और कैट दोनों एक बहुत बड़े शब्द हैं 3-3 अक्षर के शब्द, लेकिन बहुत बड़ा माना जाता है, हवा कहा जाए जिसको कहा जाता है, बिल्कुल सर। कि ये जिसने निकाल लिया तो आप ओवरनाइट एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं फैमिली में, सोसाइटी में। वो भी कि आगे क्लियर करूंगा मैं। तो कैसा रहा ये सफर, क्योंकि इंजीनियरिंग किया था, फैमिली की हाँ। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, सोशल एक्सपेक्टेशंस हम्म। ज्यादा होगी, हम्म। सोसाइटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने के मामले में। हुआ फिर भी यूं। आप IIM सिलेक्टेड हुए, संबल पर हम्म। पहुंचे, जिंदगी कैसी रही संबलपुर में? बस संबल पर पहुंचने के पहले एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा, मैं जी थोड़ा सा जी रह गया। बिल्कुल। हाँ हाँ। हुआ यूं था कि क्वांट मेरा वीक था, और टाइम्स में मॉक कैट चालू है, इसको हिम कैट बोलते हैं, ऑल इंडिया मॉक कैट एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। तो उसका जो लेवल है तो कैट से बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर, कैट से भी टफ होता है। वो जैसे ही अपेयर हुआ मैं, तो मेरे मार्क्स एकदम डाउन हो गए, मतलब क्वांट में 0 1 2 3 मार्क्स आ रहे थे। मैं तो क्या हो रहा है, मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पे बैठा बैठा, इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। दशहरे का दिन था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, 2016 का दशहरा था। और मैं मम्मी के बने स्नैक्स खा रहा था उस टाइम पे, रूम में कोई नहीं था, मेरे सारे लोग अपने दशहरा मनाने घर चले गए थे छुट्टियों में। मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा एग्जाम होने वाला था, क्योंकि मेरा SSC का एग्जाम था, टायर 1 वो मैंने क्लियर किया हुआ था, और उसका एग्जाम था, फिर कैट का भी एग्जाम था। तो वो स्नैक्स खाते खाते मुझे रुलाई आ गई, वो पहली बार मैं रोया था, बहुत बेकार रोया था, फूट के रोया था मैं, कमरे में अकेले रो रहा था उस दिन में, अच्छा। बहुत बहुत रोया था मैं उस दिन तो। शायद अंदर से लगा होगा कुछ कि बहुत ये बेकार क्या रोया चल था। रहा है। तो उस दिन जैसे, अब क्योंकि हमेशा से मेरी आदत है कि सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस की, किसी ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, खुद ही सॉल्व करता हूँ, जैसे भी करना है खुद ही करना है।
तो मेरे लैपटॉप पे ना जितने आईएम्स थे 20 आईएम्स थे उस टाइम पे, हो गए थे नए स्कूल थे, तो 20 आईएम्स को कोलाज बना के मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था कि मैंने यहाँ तो पहुँचना है, कहीं भी जाना है, कैसे भी करना है। तो तो मैंने अपने को कहा रोज देख रहे थे आप। हाँ, जो रोज देखता था। तो उस टाइम मुझे एक कोट पढ़ा था मैंने नेपोलियन बोनापार्टे का, कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। ये एक बात मेरे ओके। दिमाग में थी। उस टाइम मैंने पॉजिटिविटी की ताकत जानी कि इसके पहले मेरी सारी बातें ना नहीं नहीं हो सकता थी, स्टार्ट होती थी बस। तो उस समय का जो हुआ है, जो जैसा किया है उस पर भरोसा करके हम पेपर देने जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो कैट के डी दिन के 2 दिन पहले मेरा एसएससी टायर 2 का पेपर था। वो एग्जाम दिया और फिर कैट का पेपर देने का। उस दिन बहुत ठंड थी, धूप भी नहीं निकली थी आराम से, मुझे अच्छी तरीके से सुबह से मेरा पेपर था। एग्जाम सेंटर में एंटर हुआ हूँ, वर्बल सेक्शन अटेंड किया, क्वांट डीएलआर किया, और क्वांट पे जब आया हूँ मैं, जहाँ मेरे 1-2 में एक क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा पा रहा था, उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आया मैं। और कॉन्फिडेंस था कि 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, सही होने ही होने हैं मेरे, कुछ भी नहीं हो सकता उसको। अरे वाह। पेपर से जब एग्जाम देके बाहर निकला हूँ, इतना सेटिस्फेक्शन लगा, मैंने सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को आज। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में परसेंटाइल डाउन थे, कैटेगरी के हिसाब से भी डाउन थे मेरे। बट मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। उसका सिम्बायोसिस का टेस्ट दिया, सिम्बायोसिस का इंटरव्यू देने में बैंगलोर पहुंचा हूँ। 3 फरवरी की शाम थी मैं, और जैसे ही होटल में एंटर किया, मैं चेक इन किया है, मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस ईमेल पॉपअप होता है, उसमें कैट से मुझे 8 टाइम से कॉल आया था। 8 IIM से कॉल आया। हाँ, इंटरव्यू के वो भी लिए। तब जब आप ये कह रहे हैं कि कैटेगरी में इतना अच्छा हाँ स्कोर कार्ड नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन था पॉजिटिविटी के साथ कि मैंने जो यस, किया वो सबको सही कर लिया, एंड बिल्कुल। वो रिफ्लेक्शन में वो ईमेल के देखा। जरिए शो हुआ वहां पर कि अगर पॉजिटिव है, आप अपने आप में लेकर हम्म। सेटिस्फाइड हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। आई स्टिल हैव दैट ओ- ईमेल इन माय मोबाइल। ओहो। अभी भी देखता हूँ वो। और वाह। देख के खुशी तो हुई मुझे, तो देख के डर भी उतना लगा, क्योंकि अभी जो सिम्बायोसिस का टेस्ट इंटरव्यू होता है, वो एज कम्पेयर टू कैट का इंटरव्यू होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के आप जीडीवीडी ले लेके आपको अलग कर देते हैं, लेकिन कैट में आपको इंजीनियरिंग पूछते हैं। इंजीनियरिंग मेरी बजी हुई थी बहुत बुरे तरीके से। वहाँ भी वहाँ भी वैसे ही उन्होंने, वहाँ पे एक दो लोग बैठे थे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, एक बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, और पहला इंटरव्यू मेरा ही था सुबह से पहले मेरी शिफ्ट में। ओके। दिल्ली की सर्दी थी। ये दिल्ली की बात बता रहे हैं ये आप दिल्ली में मुझे। इंटरव्यू था, हाँ दिल्ली में ओके। इंटरव्यू था मेरा। कनॉट पैलेस से निकलते हुए आपको राज होटल जनपद जाना था। मेरा इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू था मेरा। ऐसे अंदर घुसा हूँ मैं, तो उन्होंने क्वेश्चन की बम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी। फिर सब कुछ जो कन्वेंशनल एचआर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग वाले बंदे ने जो फोड़ना स्टार्ट किया है, तो मेरी ऐसी बजाई ना उसने, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा वो। हाँ, उसके एक कोइंसिडेंस और हुआ था कि वहाँ पे जिन्होंने ऐसे लिखने दिया था, वो ऐसे में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका था टाइम में। तो ऐसे मेरा बहुत अच्छा गया था, बस पीआई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो मुझे हाँ। श्योर नहीं थी सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 2017 में। मार्च अप्रैल से आईएम्स के फाइनल रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, और वेट लिस्ट आना होते हैं अप्रैल मई जून जुलाई, इवन अगस्त तक, फिर जुलाई तक कोई कॉल नहीं आया मुझे, सिर्फ वेट लिस्ट चल रही थी मेरी। मैं आप डिमोटिवेट हो रहा इंतजार कर रहे हैं, था। एक हाँ महीने दर महीने निकल रहे हैं और हाँ, स्टिल वेटिंग 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 चल रहा है। मेरे साथ वाले या मेरे जो दोस्त बने हुए थे उनकी सिलेक्शन होते जा रहा है एम्स में, कहीं एमडीआई में, कहीं ये भी स्कूल में बैठा हूँ। मेरा नंबर कब आएगा। मैंने कहा चलो नहीं आता, छोड़ो एक काम करते हैं, फिर स्टार्ट कर। मैंने पॉइंट उठाई, एनसीईआरटी बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी थी बकायदा। और उसके 2 दिन बाद मुझे फाइनल कॉल लेटर आ गया एम्स संबलपुर से। ओके। हाँ, और उसके पहले जून में मैं सिम्बायोसिस बैंगलोर से कॉल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है फाइनल, आप ज्वाइन कब करेंगे। और मेरा उस टाइम दिमाग सनक चुका था, मैंने कहा मैं जाऊंगा तो आई एम में ही जाऊंगा, नहीं तो फिर से सिलेक्शन लूंगा, फिर से करूंगा। मतलब जिद थी कि हाँ, सिलेक्शन अगर एमबीए करना है तो आईआईएम से करना है। नहीं इसके पहले जिद नहीं थी मेरी। इसके पहले मैंने था क्योंकि मुझे ये था कि मैं 2017 में एडमिशन हुआ, 19 तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 20 मेरी 19 से 20 तक इस साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि 20 में पापा का रिटायरमेंट होने वाला था, उसका एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैंने कहा लेना तो पड़ेगा, आप चाहे कुछ कर लो। मैं संबलपुर भी नहीं लेने वाला था क्योंकि नया एम था। मैंने कहा नहीं, अब लेना पड़ेगा। और अप्रैल में मुझे कॉल आ गया सिम्बायोसिस ऑपरेशन नासिक कॉलेज से। पहली लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जीडीपीआई वेट मेरा सब कुछ बहुत अच्छा गया था। लेकिन फिर मैंने कहा, उन्होंने कुछ कम टाइम दिया था फीस भरने के लिए, तो मैंने उनको मेल किया कि मुझे कुछ और टाइम चाहिए, बट फिर मैंने उसको डक आउट कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए एडमिशन, आए में ही जाएंगे कुछ हो जाए। हम्म। तो तो कहीं उसके ना बाद कहीं जिद ने, या कह सकते हैं उस दशहरा की एक शाम ने, या कहें तो जबरदस्ती का। उस नेपोलियन बोनापार्ट के उस कोर्ट ने, या कहें तो आईएम्स के कोलार्ज ने, या कहें तो पापा के रिटायरमेंट ने, कारण कुछ भी रहा हो, हम्म। लेकिन शायद इन सब ने मिलकर आपको एक सीढ़ी दर सीढ़ी आईएएम के सपने तक पहुंचाने में मदद की है। बिल्कुल सर। यहाँ पर शुरू होते आईएएम का सफर संबलपुर का। आप बॉय बिल्कुल। फ्रॉम a middle class family of सागर सिटी, एंड पहुंचता है एम संबलपुर में, टोटली डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज,
मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, और उसके बाद आए इंजीनियरिंग से हटकर टोटली अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग जगह और एक टोटल नई दुनिया। ठीक है, क्या हुआ फिर वहां 2 साल में? वो 2 साल में सिर्फ अभी इतना बोलूँगा कि 2 साल ऐसे थे कि वो अगर कोई पैसे भी दे तो भी मैंने सब कुछ लेके फिर से 2 साल ही दे, तो दोबारा जाना चाहूँगा उन्हीं लोगों के साथ, वही टाइम से स्पेंड करना चाहूँगा, वही सेम प्लेस पे। स्टार्टिंग मेरा ऐसा हुआ कि हम लोग आए ही थे और सीनियर्स ने हम लोग को एक्सेल के असाइनमेंट देने स्टार्ट कर दी पहले ही रात में। अब वो एक्सेल का ये भी नहीं पता था, इंजीनियरिंग में कहाँ एक्सेल पढ़ते हैं हम इतना। अब वो पिवोट टेबल, कहीं फिल्टर्स, कहीं ये कहीं वो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो एक जैसे से एक बंदा था, वर्क एक्सपीरियंस था, उसने एक्सेल वेक्सेल बनाया, उसके देख दाख के उन्हें भेज दिया। अब दिक्कत ही हुई, उसका जो उसने नाम डाला था फाइल का, मैंने वो देखा नहीं, वो भाई भेज दिया मैंने। बाद में मुझे दोस्तों ने बताया भाई तूने क्या कर दिया, मैंने कहा ध्यान नहीं दिया, मैंने भेज दिया ऐसे ही। उसके बाद फिर क्विज कॉन्टेस्ट में मार्केटिंग का, वो मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई। तो हम 2 लोग की टीम बनी थी, सीनियर्स अगेंस्ट जूनियर। तो अब मेरे जो दोस्त है, दिबान गांगुली नाम था उसका, बंगाल से था वो। तो बोलता है टीम का नाम क्या रखे। मैंने कहा नो वॉइस एनालाइजर रख देते हैं। मैंने कहा एनालिसिस कुछ करना नहीं, मार्केटिंग जार्गन्स के आंसर्स देने हैं बस। तो मैंने कहा एक काम होता है, एनालिसिस पैरालिसिस नाम रख देते हैं। तो मैंने वो नाम रखा। और मतलब इतना जैसे T20 का रोमांचक मैच था डेथ ओवर्स में, बिल्कुल वैसा। सिर्फ 2 टीम बची थी, एक सीनियर्स थे और एक हमारी टीम थी। और वो वाला कॉन्टेस्ट हम लोगों ने जीत लिया। वाह, सीनियर्स को आप वो लोगों ने बीट किया। हाँ, सीनियर्स को जीता। और उसके बाद फिर 14 तारीख को कॉन्फ्रेंस हुआ, 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को डायरेक्टर के हाथों मुझे अवार्ड मिला था, मुझे और मेरी टीम को। पहला अवार्ड था आईएम का, स्टार्टिंग में था। दैट्स फिनोमिनल। उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट्स की चालू, सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये होना है, वो ना, असाइनमेंट्स करने हैं, रात भर जगना है। अब रात में फिर ऐसा हुआ कि आईएम का करिकुलम बहुत रिगोरस देना जाता है। फर्स्ट ईयर का किसी भी आईएम में चले जाओ, इतना रिगोरस होता है कि आपको 3 से 4 घंटे ही सोने मिलता है बस। उसके बीच आपका क्या चलता रहता है, सुबह से क्लास चल रही है, वहाँ से आप आओगे, असाइनमेंट कर रहे हो, लंच हो रहा है, शाम को फिर हो सकता है कोई एक्टिविटी, क्लब एक्टिविटी हो जाए, तो क्लब एक्टिविटीज़ की तैयारी भी करनी है, कोई फंक्शन आने वाला है। तो मैं कल्चर क्लब में इन्वॉल्व था मैं। तो वैसे 15 अगस्त आया, तो 15 अगस्त की भी तैयारी करनी है, देखना भी सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद ये सब काम हुआ, फिर आपको डिनर करने के बाद फिर असाइनमेंट चालू होते हैं रात में। और डेडलाइन ऐसी होती है कि आपको मेट करनी होती है वो, और नहीं करोगे तो आपको मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पे। तो मार्क्स ग्रूमिंग सेशंस, मतलब ग्रूमिंग इस तरीके से कराई जाती है एम्स के अंदर कि जब व्यक्ति यहाँ से पास आउट होकर निकले तो वो आने वाले कॉर्पोरेट चैलेंजेस के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर के लिए कंप्लीटली रेडी होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 साल काफी फैंसी हुए कॉलेज के, आईआईएम संबलपुर के जिंदगी का सबसे अच्छा सफर। फाइनली डिग्री कंप्लीट होती है, आपके हाथ में एमबीए की डिग्री है, आईआईएम का सफर खत्म, कॉलेज के बाहर की असली दुनिया शुरू हुई। कैसे रहे चैलेंजेस निकलने के बाद से जॉब पाने तक? उसके पहले एक चीज और बताना पड़ूंगा। सॉरी हाँ जी, आपको अभी ना स्टोरी ना लाइन। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे ही एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम जैसे आम लोगों के बीच में भी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, उनसे ओवरकम करके ही हम लोग अपने हाँ हाँ। टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो जैसे जैसे फर्स्ट ईयर निकला हमारा, फर्स्ट ईयर निकलने के बाद सेकंड ईयर आता है। सेकंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है। सेकंड ईयर स्पेशलाइजेशन चूज़ किया, उसके बाद अभी तक आई एम संबलपुर, क्योंकि नया था, कोई एनुअल फेस्ट नहीं हुआ था वहाँ पे। तो हम लोग ने पहला एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया अपने जूनियर्स के फर्स्ट साथ। ठीक, तो वहाँ से फिर वहाँ के अदर कॉलेजेस थे संबलपुर के, वहाँ से पार्टिसिपेशन हुआ। निर्मा अहमदाबाद, बहुत बड़ा कॉलेज है एडवर्टाइजिंग का, और वहाँ से पार्टिसिपेशन हुआ। और मेरा ऐसा था कि मैंने जाते ही सर वहाँ परफॉर्म करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, जल्दी खुलता नहीं हूँ, जल्दी आता नहीं हूँ, परफॉर्म करने में तो मैं काँप जाता हूँ। तो और 15 अगस्त को मैंने परफॉर्म किया था, 15 अगस्त 2017 को पहला परफॉर्मेंस था। काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला कॉलेज। इसके पहले कभी परफॉर्म किया था? उसके पहले सर मैंने वेलोसिटी में परफॉर्म किया था एक बार, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने परफॉर्म करना, वहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस। अगर एक कहा जाए तो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ कॉलेज लाइफ खत्म होने के आसपास, आपकी ग्रेजुएशन की कॉलेज लाइफ खत्म हाँ, होने के आसपास स्टार्ट कॉलेज में करते भी। हैं, मतलब इन द मतलब कह सकते हैं एट द एज ऑफ 18-19 आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट करे। हाँ, तो कॉलेज में यूँ हुआ था कि बीटीए में एनुअल फेस्ट हुआ था, जजेस से आए हुए थे वहाँ पे, और पहला परफॉर्मेंस था मेरे कॉलेज में, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था। सब लोग बैठे हुए हैं, बस मेरी ब्रांच के लोग नहीं आए थे, बाकी सब आए थे। सीएस की गर्ल्स बैठी थी और मैकेनिकल के बॉयज़ बैठे हुए थे पीछे। हाँ, और उस टाइम एक कोइंसिडेंस हुआ था कि मैं जो गाना गा रहा था, वो कोरस के कारण मॉडरेटर ने मना कर दिया कि आप ये गाना नहीं गा सकते। अब मेरे पास 4 घंटे थे गाना चेंज करने के लिए। उस टाइम तुम ही खूब चल रहा था, मैंने वो गाना गा दिया। थोड़ा सा मिस हुआ, बीट मिस हो गई मेरी, वहाँ से मैंने रिकॉर्ड, लेकिन एक बात खुशी थी, मैंने परफॉर्म किया मैंने। और मेरा साथ देने के लिए पीछे पीछे बॉयज और पूरे गर्ल्स साथ मेरे साथ गा रहे थे, तो मुझे दिक्कत नहीं थी कि चलो क्राउड गा रहे आपके हैं। साथ।
स्काउट साथ में था, सब गा रहे हैं। उसके बाद फिर आईएम में परफॉर्म किया, अप्रिसिएशन मिला। इवन इंजीनियरिंग में मुझे कोई जानता नहीं था, मतलब मेरे क्लासमेट्स के अलावा। आईएम में वर्क ऑफिस बॉय से लेके डायरेक्ट तक मुझे जानता था कि बंदा परफॉर्म करता है। ओके। तो वहाँ से लेके ये चेंज हुआ, और एकदम ऐसा चेंज हुआ कि मतलब जूनियर से लेके जूनियर तक सब जानते थे मुझे कि ये शुभम श्रीवास्तव है, गाता है वहाँ पे। तो ऐसा मुझे लगा कि कोई भी फंक्शन होता था, हाँ, मेरा नाम बाय डिफॉल्ट में रहता था कि तुझे गाना, तू कल्चरल क्लब में है, तू कोऑर्डिनेटर है, तुझे कोई नहीं हटाएगा, तुझे गाना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई गाता नहीं था, वो परफॉर्म ही नहीं करता था कभी कभी। गाने वाला मुझे ऐसा एक सीनियर था, वो गाता नहीं, तो मुझे गाना पड़ता था। फिर एक बार हुआ था कि मराठी गाना गाना था मुझे। ओके। हाँ आप बुंदेलखंड से हैं और आपको मराठी गाना गाना था। हाँ, गाया भी था मैंने, गाना बहुत अच्छा था वो। शंकर महादेव ने गाया हुआ गाना था वो। हुआ यूँ था कि एक इंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ईबीएस भी बोलते हैं इसको। तो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से इंटर एक्सचेंज करना है फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ का। तो हमारा जो एक्सचेंज था वो महाराष्ट्र के साथ था, और एमपी का साथ नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट के साथ था। तो हम लोग को क्या करना था, आपको मराठी गाने पे डांस करना है, मराठी गाना गाना है, और मराठी एक आध कोई शॉर्ट फिल्म दिखानी है। तो मुझे बोल दिया कि आपको मराठी गाना गाना है। तो 2-3 दिन तक मैं सीनियर सर गिटार पर प्रैक्टिस करी। उस पर नहीं आता, कोई कैरियोके पे गा दो। अब गाना तो मुझे याद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं मुझे। तो जैसे परफॉर्म करने गया, डीडी उड़िया पर लाइव टेलीकास्ट चला था उस टाइम पे सुबह। गाने स्टार्ट किया, पीछे म्यूजिक चल रहा है, लैपटॉप से कनेक्ट है। जैसे ही गाने जाता हूँ लैपटॉप की बैटरी गई, लैपटॉप बंद। तो मैंने कहा ये क्या हो गया यार। अब मुझे लैपटॉप को दोबारा बैटरी कनेक्ट किया, मैं फिर गाना स्टार्ट किया, मेरी माइक की बैटरी चली गई। मतलब जो लैपटॉप चलता है तो मतलब हाँ प्रॉब्लम्स आने कम नहीं हो रहे थे, हाँ, छोटे छोटे ही सही लेकिन हर्डल्स थे आ कहीं रहे ना थे। कहीं। फिर कुछ नहीं, फिर सीनियर्स बोलते हैं तुम मायूस मत हो, एक काम करो, डाइस पे माइक लगाया, डाइस पे जाके गा दो। तो फिर डाइस पे जाके गाया, मैं आकर बैठा, मैं मुंह लटक गया था, उतर गया था एकदम। तो फिर मेरी सीनियर आई जो कल्चर क्लब की हेड थी, वो बोले यार कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे पता तुमने अच्छी प्रिपरेशन करी, तुम अच्छा गाते हो, कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था, और ये फिर ऐसा कोई ये माल फंक्शन हो सपोर्ट जाता तो और सपोर्ट एंड मोटिवेशन भी मिलना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जनरली लैग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है हम्म, कलीग्स के थ्रू या हाँ, फिर सीनियर्स के थ्रू, लेकिन अगर ऐसा सपोर्ट मिलता है तो काफी कुछ बदल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आईएम संबलपुर या कॉलेज लाइफ ने बहुत कुछ हेल्प किया आपको अपने आप को उसके एक बाद एक बेटर वे चीज़ में और हुई ग्रूम थी। करने के लिए। उसके बाद एक चीज़ और हुई थी, जब एनुअल फेस्ट में परफॉर्म कर रहा था, तो हम्म। परफॉर्म किया है मैंने, परफॉर्म करके नीचे आ गया, और उसको हम्म। उसके बाद मैं नीचे आ गया हूँ, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन विनर्स अनाउंस करते हैं कि रनर अप शुभम श्रीवास्तव। ओ। मैंने कहा व्हाट डिड दे से, आई डिडंट हियर इट। वो बोले तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ। ओ। मैं एकदम मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइज मिलेगा मुझे। और वो स्टेज कभी नहीं भूल सकता, वो स्टेज ऐसा था जैसे आप कॉन्सर्ट में गाते हो, पूरी लाइट डिम है, ऑडियंस सिर्फ आपको देखिए, आपको पूरा फोकस लाइट है, और स्पॉटलाइट आप पीछे पर है। हाँ, पीछे एनिमेशंस चल रहे हुए हैं, आप गा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ गा रहे हो बस। यू फील स्पेशल ऑन दैट डे। बस वो अ- अजीब, मतलब गजब था एकदम, उसको कैसे बयां करूं मैं, समझ में नहीं आता है। जैसे ही नहीं, आई नाम कैन पुकार अंडरस्टैंड, मैं आपके चेहरे पे उस फीलिंग को देख पा रहा हूँ, एक्साइटमेंट वो फीलिंग थी। वो तो इंट्रोवर्ट बंदा जो गा नहीं पाता था, जाके प्राइज ले रहा है, वो हम्म। लेके आया। तो मैं जैसे ही उतरा हूँ, एक बार और हुआ था, 15 से 26 जनवरी परफॉर्म किया था, तो जो ऑफिस बॉय उसने मुझे गले लगा लिया कि भाई बहुत अच्छा गाया आपने गाना। एक बार ये हुआ था। उसके बाद फिर जब ये एनुअल फंक्शन वाली बात हुई, तो कैंटीन वाले के पास गया, कैंटीन वाला जो जानता था, कहते यार भाई, मतलब सर क्या गाते हो यार आप। मैंने कह रहा बस गा देते हैं, जैसे जैसे बन जाता है तो गुनगुना लेते हैं। मतलब कहीं तो ना कहीं चीजें जो हैं, अगर आप अगर कहा जाए तो एक वो जो अगर इंट्रोवर्ट नेचर था भी बचपन से थोड़ा बहुत हाँ, शायद, तो लेकिन अगर आपने अपने आप को बदला, तो उस बदलने में काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी कॉलेज का रहा, एंड कॉलेज के साथ साथ जो आपके आसपास अप्रिसिएशन सपोर्ट आपको चीजें मिल रही थी, उन्होंने आपके अंदर बहुत कुछ बदल दिया। इट्स अबाउट टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप या कंफर्ट जोन से बाहर पुश नहीं करोगे, तो आप कुछ भी छोटा सा गोल भी हो वो भी अचीव नहीं कर सकते हो। कंफर्ट जोन से आपको बाहर फेंकना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं फेंकोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, आपके आजू बाजू वाले लोग आगे निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको समझना चाहिए, मैं एक सीरीज देखता था, अमेरिकन सीरीज, टीवी सीरीज, सूट्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट लॉयरशिप के ऊपर थी। ओके। तो उसमें एक कैरेक्टर था, हार्वी स्पेक्टर बोलते हैं। तो मुझे कॉलेज में हार्वी बुलाने लगे थे लोग, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था। मैं अपनी क्रिकेट की जर्सी पे भी हार्वी लिखवाया था, अभी जो टी शर्ट पहने उस पर भी हार्वी लिखा हुआ है पीछे। तो मैं इतना हार्वी काम पसंद करता आया। था। हाँ, तो उस वो ये बताता था कि आप अपने आप को बेस्ट कंसीडर करो, आप अपने आप को बेस्ट समझो, लोगों से जो आपके आसपास हैं, आप जैसा अपने आप को सोचोगे आप वैसा बना लोगे एक दिन। तो अपने आप को ओके। इन्फीरियर मत समझो, आपके पास कुछ ना कुछ है ऐसा करने के लिए जो आपको आगे लेके जाएगा।
तो पॉजिटिविटी रखो और अपने आप को बेस्ट समझो, कहीं ना कहीं आपको लेके जाए। हो सकता है आपने जो गोल सोचा हो आपको ना मिल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेके जरूर जाएगा अच्छी जगह में, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी चाहत कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप लिमिट करना सब। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढोगे तो आप हमेशा मायूस होगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढोगे तो हमेशा खुश रहोगे। आप शायद जानते होगे, मेरी एक फ्रेंड है राष्ट्रीय। जी। हाँ, तो वो हमेशा मुझसे यही बोलती है कि यार तुम इतना हैप्पी कैसे रह लेते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं करते हो, खुद ही सॉल्व कर लेते हो। मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप टेंशन लो ही मत तुम इतना ज़्यादा, जिस चीज़ की तुम टेंशन लो, टेंशन सॉल्व नहीं होगा। सेम केस हुआ था, उसका पीएससी का पेपर था, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। तो मैंने उसको कॉल लगा, मुझे पता है वो नर्वस होगी, तो मैं उसको कॉल लगाया, तो मैं अहमदाबाद में था उस टाइम में। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बताया देखो मैं भी ऐसा फील कर रहा था कैट के टाइम पे, अगर तुम ऐसा फील करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तुमने जो प्रिपरेशन किया है, जो मैंने सोचा था उस टाइम पे, जो भी प्रिपरेशन किया उस पे भरोसा रखो, दे के आओ, जो बनता है करो, नहीं बनता छोड़ो, बाद में देख लेना, जो होगा देखा जाएगा, मौके हैं हमारे पास, टाइम है, हम देख लेंगे। तो फिर वो बोले कि यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करने के बाद, अब पेपर देख के आएंगे, देखा ये बहुत जाएगा। अच्छी चीज है कि आप खुद भी अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, खुश हैं और आसपास लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं। एक छोटी सी बात में शुभम जिक्र करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि कहीं वो आपकी लाइफ में एक कमी बन के आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसलिए उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ से उस कमी को भी छोटा कर दिया अपने सामने, और उसका एहसास ही किसी को नहीं होने दिया कि वो कमी है। जो आपने बताया था हैंडीकैप कोटे में थे, है ना, तो वो कभी चीज कभी पिंच करती थी, या उस चीज ने कभी कुछ ऐसा फील कराया कि कहीं कुछ कम है लोग दूसरे लोगों से मुझकी मेरे अंदर, या कहीं ना कहीं स्पेशल फील कराया कि नहीं मैं स्पेशल हूँ दूसरे लोगों से, ना इस वजह से? मैं वो ना कमी फील कराई और ना स्पेशल फील कराया, क्योंकि लोग मुझे नॉर्मल ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से वॉक कर दैट्स सकता हूँ, गुड। गाड़ी चला सकता हूँ, और अपनी क्रिकेट टीम से ओपनिंग बॉलर हूँ मैं। ओ हो, हाँ, वाह। तो लोगों को कहीं लगता है, उनको पता है कि हाँ हैंडीकैप में कुछ कमी है, लेकिन कभी किसी ने मुझे इस तरह से टोका नहीं, किसी ने बोला लंगड़ा अंगड़ा, वो किसी ने कभी कभी नहीं बोला मेरे को, कभी नहीं बोला। दोस्तों ने मजाक में बोले तो चलता है, वो चलता है, उनको उसको कुछ नहीं वो कहते दोस्त। मजाक एक अलग हाँ, चीज होती है। बोला, लेकिन किसी ने सीरियसली कभी नहीं बोला कि किसी ने गाली देखो ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना है, कभी नहीं बोला, क्योंकि चलते समय कोई मुझे नोटिस नहीं करता, मैं चलता ही ऐसा, कोई नोटिस कर ही नहीं सकते अब जब तक मैं दौड़ूंगा नहीं। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद कुछ कम है? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ सर ऐसा, कभी कम नहीं ये लगता, मैं लगता हूँ कि जैसा हूँ ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, जैसा भी हूँ ठीक हूँ, आगे चलता जाऊंगा बस, रुकना नहीं है। ये यही बात आती है कि कैसे भी हैं हम, जो भी है हमारे पास वो हाँ, बेस्ट है। और कभी उस वजह से अपने आप को, अपनी कमियों को, या कहा जाए तो अपनी स्थितियों को, मजबूरियों का रोना ना देकर उसी में खुशी ढूंढ कर आगे बढ़ना, यही है कंसेप्ट रुक जाना नहीं का। थैंक यू शुभम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए, और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ना रुक जाने वाले सफर को जारी रखने के लिए। जाते जाते एक बात मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, आपसे भी आज पूछता हूँ, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जो आईएएम का सपना पूरा हो गया, सबसे बड़ा ड्रीम था, फादर भी आपके रिटायर हो चुके होंगे, काफी खुश होंगे अपने बेटे को इस कंडीशन में देखकर कि आज वो अपने अपने पैरों पे खड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल है, अपने सपनों को जी रहा है। आगे क्या, क्या सिर्फ इतने पर जिंदगी को रोकना है, या कुछ एक नया टारगेट सेट किया है जिसको पाने के लिए फिर से उसी दशहरा वाली शाम की शिद्दत से मेहनत शुरू हो चुकी है? फिर नया वॉलपेपर सेट है क्या लैपटॉप की स्क्रीन पर? सही चीज़ पकड़ी सर आपने। ये तो है कि एक नया टारगेट सेट कर लिया है मैंने, ओके। और कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस के दोबारा मेरी ज़िंदगी मुझे भोपाल लेके आई, वो मुझे लगा, और एक टारगेट जो सेट किया हुआ है मैंने, वो इतना बड़ा टारगेट है कि सेट से भी ऊपर है। वाह। सिर्फ बट आपको सिर्फ उसके मैं क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ एक हिंट दे सकता हूँ मैं उसको, हाँ जी, सोशल बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल। मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा अभी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो अपन पर्सनल बात कर लेंगे बाद जी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका तो सपना है। जी उसके बताएं। लिए मैं तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ, कि भोपाल से स्टार्ट हुआ था, भोपाल मेरे लिए लकी रहा है, और भोपाल आप भी जानते हैं मैं काफ़ी पसंद करता हूँ भोपाल को, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है। और बस ये कहूँगा कि कुछ भी आपको पाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप खुद अंदर सेल्फ मोटिवेट ना हो। तो किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन चाहिए है। सेल्फ मोटिवेट रहिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। शिद्दत से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, फिर चाहे वो कोई भी गोल हो, कुछ भी गोल हो, मिलेगा ज़रूर। आगे जो टारगेट सेट किया, टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, उसको छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक कर लीजिए। आपके पास एक रफ प्लान हमेशा होना चाहिए, बहुत लंबा प्लान नहीं होना चाहिए कि हम बोलते हैं कि अरे आगे क्या पता क्या होना क्या नहीं होना है। तो रफ प्लान होना चाहिए कि आपको 5 साल में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, वो इसीलिए पूछा जाता है ताकि पता चले कि विजन कहाँ पे, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। तब होना चाहिए। जब आपका 5 साल का टारगेट सेट होगा, तो उसको आप 1 हफ्ते, 1 दिन, 1 महीने और 1 साल, 2 साल में आप उसको ब्रेक करेंगे। उसको जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे, आपको वो चीज़ मिलती जाएगी, वो खुशी मिलेगी, इन्हीं छोटी छोटी खुशी से मिलकर आपकी बड़ी खुशी बनेगी, वो आप वो गोल पा लेंगे जो आप पाना चाहते हो।
बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये थे मिस्टर शुभम श्रीवास्तव हमारे साथ। इनकी जिंदगी जीता जागता अनुभव है कि हमारे बीच में रहने वाले एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सपनों को पूरा करने के लिए मिलने वाला मोटिवेशन, चाहे वो एक शाम किसी जगह पर आंसू बहाने से मिला हो, चाहे किसी कोट को पढ़ने से मिला हो, चाहे किसी गाने की लाइन से मिला हो, चाहे अपने आप को देखकर मिला हो, लेकिन मोटिवेशन कहीं से ही मिल सकता है। सपनों को जीते रहिए, और रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, इसलिए कभी रुक जाना नहीं। थैंक यू मिस्टर शुभम श्रीवास्तव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बुंदेलखंडी अड्डा पर अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।